डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या हैं? हमने जितनी भी एसएचएम के अंदर ऑसिलेशन यूज़ की उसमें एनर्जी लॉस बिल्कुल भी नहीं लिया। हमने ये माना कि अगर एक पेंडुलम एक पॉइंट से चल पड़ा तो वो गया और वापस आया, वो गया और वापस आया। तो एक पेंडुलम बार बार आ रहा है और जा रहा है और कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि एनर्जी का लॉस तो बीच में है ही नहीं। हमने ऐसा किया, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। एयर की रेजिस्टेंस मैटर करती है, एयर की रेजिस्टेंस तो मैटर करती है। तो डैम्पिंग होगी, डैम्पिंग का मतलब रास्ते में एनर्जी का लॉस होना। तो एम्पलीट्यूड पहले ज़्यादा होगा, फिर एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम होगा। पहले चक्कर में पेंडुलम दूर तक जाएगा, दूसरे में थोड़ा कम दूर तक जाएगा, फिर कम दूर तक जाएगा, फिर कम दूर तक जाएगा, फिर कम दूर तक, और फिर अल्टीमेटली रुक जाएगा, क्योंकि एयर की रेजिस्टेंस इसमें रोल प्ले करती है। तो अगर एयर की रेजिस्टेंस की एनर्जी का लॉस कंसिडर किया जाए, उसे बोला जाता है डैम्प्ड एसएचएम। ठीक, एयर की रेजिस्टेंस या कोई भी फ्रिक्शनल फोर्सेस जो आपके एसएचएम को खराब कर सकती है। तो डैम्पिंग में अराइज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स एंड एयर रेजिस्टेंस, बता दिया मैंने इसमें। अब डैम्पिंग जो है, रूल है ये, डैम्पिंग फोर्स, रोकने की फोर्स, इज अ फंक्शन ऑफ स्पीड। जितनी तेज आपकी स्विंग मूव करेगी उतनी फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा लगेगी। जैसे ये तो F = 6π ईटा RV के अंदर भी किया करते थे। एक स्फेयर को अगर पानी में डाल दिया जाए, उसकी जितनी वेलोसिटी है, फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ज्यादा है, क्योंकि F जो है फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। उसको डैम्प्ड फोर्स बोलते थे। तो कोई भी फोर्स इस पे काम करेगी, एयर की रेजिस्टेंस भी काम करेगी, वो वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माइनस साइन का मतलब अपोजिंग फोर्स है। अब एनर्जी लॉस तो होगा ही ऑब्वियसली इसमें, और मीडियम का कांस्टेंट बी आएगा, जो मीडियम पे डिपेंड करेगा, वो एयर है, वाटर है, क्या मीडियम जिसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो ऑब्वियसली सिर्फ वेलोसिटी फैक्टर नहीं है, मीडियम भी फैक्टर है, जिसके लिए यहाँ पर कोई कांस्टेंट बी लगा दिया। बी क्योंकि एप्लीकेशन है नहीं वैसे, इसमें बी का कोई कांस्टेंट है विच डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। अब नॉर्मली जो हमने की एसएचएम की इक्वेशन बिना डैम्पिंग के हमने ऐसे की थी। एफ रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती थी हमारे हिसाब से? रिस्टोरिंग फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू -x। ये एसएचएम की हमारी इक्वेशन होती थी बिना डैम्पिंग के, याद करो, ऐसे ही था। चलो कांस्टेंट लगा लेते हैं, -k/x ऐसे था हमारी एसएचएम की इक्वेशन है। चलो ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगा लो, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -k/x ऐसे था। और एक्सेलरेशन को एक तरफ रखो, मास नीचे, तो a प्रोपोर्शनल टू x विद नेगेटिव साइन, एसएचएम की इक्वेशन थी। बिना डैम्पिंग के और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv/dt -k/, ये एसएचएम की इक्वेशन है बिना डैम्पिंग के। तो ये एसएचएम की इक्वेशन है बिना डैम्पिंग के। प्रॉब्लम ये है कि यहां पर फोर्स सिर्फ और सिर्फ रिस्टोरिंग नहीं है, यहां पर एक और फोर्स एक्स्ट्रा ऐड हो गई, और वो है डैम्पिंग की फोर्स। क्योंकि अगर डैम्पिंग नहीं लेनी तो बी जीरो कर दो ना, बात ही खत्म। बी जीरो का मतलब मीडियम है ही नहीं, वैक्यूम है, छोड़ दो, छोड़ दो। तो ये एसएचएम की नॉर्मल इक्वेशन है। पर अगर आपको डैम्पिंग लेनी है तो आपकी इक्वेशन, मॉडिफाइड इक्वेशन ऐसी बन जाती है। अब ये तो आपने सुना होगा कि मैं आपको अगर ये क्वेश्चन देता हूं कि y की वैल्यू इज, मान लो a sin ऑफ ω t समथिंग, और मैं कहूँ वेलोसिटी निकालो, आप तो डिफरेंशिएट करोगे। एक्सेलरेशन निकालो, आप डिफरेंशिएट करोगे। लेकिन अगर मैं कहूँ एक्सेलरेशन ले लो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालो, आप इंटीग्रेट करोगे। वेलोसिटी से y निकालो, आप फिर से इंटीग्रेट करोगे। तो मेरा क्वेश्चन सेम है। इस पूरी इक्वेशन में वेलोसिटी v दिख रही है, अपने मन में v को लिखो dy/dt, ठीक। और मेरा क्वेश्चन है, ये डिफरेंशिएशन की टर्म में क्वेश्चन चल रहा है, और मेरे को वेलोसिटी से y निकालना है, तो मेरे को इंटीग्रेट करके v से y निकाला जा सकता है, जो +1 +2 का कोर्स ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हमने नहीं की। कर भी पाएगा तो अभी एटलीस्ट +1 में नहीं कर पाओगे। तो इसमें कैलकुलस की एप्लीकेशन है, इसे बोलते हैं सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन कैलकुलस। ये टॉपिक आएगा आपको आने वाले टाइम में। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिफरेंशिएशंस, कैलकुलस। इसको कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन की इक्वेशन में से y निकालना, ये मैथ्स वालों का काम है। बाईपास कर रहा हूं मैं इसे। अगर मैं मैथ्स की हेल्प लेके इसे सॉल्व करूं, जो मुझे करना भी नहीं है ऐसे, तो मेरे पास ये आंसर आएगा। और क्योंकि कैलकुलस का काम हो गया, मैथ्स यूज करके ये आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि मैंने इक्वेशन सीखी थी x = a sin ω t, लेकिन ये कुछ और ही दे रहा है। ये क्या दे रहा है? a0 का मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ज्यादा से ज्यादा एम्पलीट्यूड, और e⁻ -bt/2m। काम की चीज ये इक्वेशन नहीं है, काम की चीज ये चीज है। तो आपका जो एम्पलीट्यूड है,
जो आपका एम्पलीट्यूड है ये हाईलाइट करो फॉर्मूला। आपका एम्पलीट्यूड समय टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ई की पावर नेगेटिव है यानी कि घट रहा है। तो पहले एम्पलीट्यूड ए नॉट होगा, फिर ए नॉट से कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम, बहुत जल्दी कम होता जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा। तो आपको न्यूमेरिकल इस पे आएगा। ए नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा ये आपको फॉर्मूला याद करना है। तो पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा, नॉर्मली हमारा जो ओमेगा हुआ करता था, जो हमने, अगर हम एनर्जी लॉस ना लें चलो, तो हमारा ओमेगा हुआ करता था अंडर रूट ऑफ के बाई एम, याद है ऐसा कुछ किया था हमने। लेकिन यहाँ पर ये ओमेगा चेंज हो जाएगा क्योंकि डैम्पिंग है, तो टाइम पीरियड सेम नहीं रहने वाला, टाइम पीरियड विल चेंज। तो टाइम पीरियड चेंज होगा तो ओमेगा भी चेंज होगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला हाईलाइट करो, ओमेगा का ये रहा फॉर्मूला, ये ओमेगा का फॉर्मूला है, वेयर ओमेगा नॉट का मतलब है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल का मतलब बिना डैम्पिंग के, बिना डैम्पिंग की ये फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो के बाई एम को मैंने ऐसे पुट कर दिया ओमेगा नॉट, ठीक है, और एक्स्ट्रा टर्म इसमें ये ऐड हो जाएगी बी बाई टू एम का होल स्क्वायर। अब सोचोगा डैम्पिंग नहीं है, डैम्पिंग जीरो कर दो, बी को जीरो कर दो, देखो आंसर फिर से क्या जाएगा, ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट को बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बिना डैम्पिंग के फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आपने बहुत क्वेश्चन में देखा होगा, अ पेंडुलम इज मूविंग विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ, वो नेचुरल बोलता है, वो तभी बोलता है यानी कि डैम्पिंग मत लेना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अगर डैम्पिंग लेना तो ये ओमेगा लेना और वो एम्पलीट्यूड लेना। तो मैंने लिखा भी हुआ है, अगर मान लो सिस्टम ऑलमोस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करता है तो आंसर ओमेगा बाय अंडर रूट ऑफ के बाई एम आ जाता है। ये इसका एम्पलीट्यूड, तो ग्राफ में डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड देखो शुरू में ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है और फिर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ है डैम्पिंग के साथ। ठीक, तो दो फॉर्मूलाज क्लियर हो गए डैम्पिंग के। अब वो कह रहे हैं इफ डैम्पिंग इज लार्ज, बहुत जबरदस्त डैम्पिंग है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि पानी के अंदर ही आपने इस पेंडुलम को मूव करवा दिया, इतनी जबरदस्त डैम्पिंग है। तो जब पेंडुलम पानी में मूव करना है, या बहुत ही खतरनाक मीडियम है जो इतनी ज़्यादा डैम्पिंग करवा रहा है कि पेंडुलम का मूव करना मुश्किल हुआ पड़ा है, तो दिस सिस्टम में नॉट ऑसिलेट एट ऑल। वो कह रहे हैं वो मूव कैसे करेगा, वो तो बैठ ही जाएगा, नहीं करेगा। इफ डिस्प्लेस्ड इट विल गो टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड स्टे देयर विदाउट ओवर शूटिंग टू अदर साइड। अगर बिल्कुल पानी में ले जाओगे, किसी और डेंसर शहर में ले जाओगे, तो ये लो ले जाओ, वहीं रुक जाएगा, शायद वापस भी नहीं आएगा। इतनी जबरदस्त डैम्पिंग है, उसका मूव करना मुश्किल हो जाएगा। डैम्पिंग फॉर विच ऑसिलेशन जस्ट सीजेस इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। अगर मूव करना ही बंद कर देगा तो कौन सी डैम्पिंग हो गई, क्रिटिकल डैम्पिंग हो गई। अब नेक्स्ट है इसमें फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस। देखो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है और रेजोनेंस कहां से वर्ड आया। फोर्स्ड ऑसिलेशन में बेसिकली क्या होता है, जहां डैम्पिंग कमजोर, डैम्पिंग बहुत ज्यादा है और आपका ऑसिलेशन बहुत कमजोर हो पा रहा है, मतलब कि एम्पलीट्यूड और कम 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 होता जा रहा है। आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको ऐसे कैसे हो गया यार, मैं जाऊंगा और मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा और उसको डैम्पिंग ओवरकम करूंगा और बॉडी को ठीक तरह मूव करवाऊंगा। जैसे एक बच्चा झूला ले रहा है, स्विंग, एक बार धक्का मारा आपने, एयर की रेजिस्टेंस आ गई, शुरू में तो बहुत तेज मूव कर रहा है, फिर धीरे धीरे धीरे, बच्चे को मजा नहीं आ रहा, वो कह रहे जी डैम्पिंग बहुत ज्यादा है। तो तुम गए, तुमने पीछे से फोर्स लगाई, अब फोर्स लगाई तो क्या हुआ, डैम्पिंग आपकी एम्पलीट्यूड को कमजोर करती जा रही है, पर आपकी फोर्स क्या कर रही है, उसे बढ़ाती जा रही है। तो एम्पलीट्यूड मेंटेन रखने की कोशिश की जाएगी, इसके लिए अपने आप नहीं हो पाएगा। जहां डैम्पिंग है वहां आपको क्या लगानी पड़ेगी, एक फोर्स। उसको बोलते हैं कौन सी ऑसिलेशंस हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैं, राइट। तो वो कहते हैं कि अगर मैं इसे एसएचएम को मेंटेन करना चाहता हूं तो मुझे एक पीरियोडिक फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकता मैं
कि एक बच्चे को झूला दे रहा हूँ, चलो 10 न्यूटन सोच लो, 10 न्यूटन भागा जा रहा हूँ, 10 यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, वो एक्सट्रीम पे पहुंच गया बच्चा तो भी 10, भाई उसको गिर दूंगा मैं, वहां जाके मेरे को फोर्स कम लगानी है। और जब वापस आ रहा है तो फिर 10 10 10 नहीं करना, उल्टा घटाना शुरू करना है। आपने देखा हो जब बच्चा वापस आता है स्विंग पे, आप फोर्स नहीं लगाते, जब ऊपर भेजना है आप फोर्स लगाते हो, और वो भी पीरियोडिकली चेंज करते जाते हो। ये पीरियोडिक फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। पीरियोडिकली आप अपनी फोर्स को क्या करते हो, चेंज करते हो। पीरियोडिकली का मतलब फोर्स बढ़ाते भी और घटाते भी हो। तो ऐसा करने से आपकी डैम्पिंग की इक्वेशन ऐसी बन जाती है डिफरेंशियल। बिना डैम्पिंग के, बिना फोर्स के, ये इक्वेशन थी जो हमने क्लास में की। अगर डैम्पिंग है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक और फैक्टर ऐड हो जाता है, और अगर फोर्स लगा रहे हो तो ये माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव फोर्स है जो सिस्टम को मेंटेन कर रही है। ये रोकने की फोर्सेस हैं और ये चलाने की फोर्स है, तो यहां पर माइनस नहीं आएगा, यहां पर प्लस आता है। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस ये बन जाती हैं। अब मैथ लगा के, मैथ वालों को याद करके, कैलकुलस और बड़ा करते हुए अगर मैं यहां से y निकालूं तो मेरे या a निकालूं तो मेरी इक्वेशन ये बनती है SHM की। आपको ये तो अच्छी इक्वेशन हुई, अच्छी नहीं बनी, वेयर a, ये पूरे का पूरा हाईलाइट करो a, ये इतना बड़ा a बना के देगा आपको सॉल्व करके। तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ऐसे चेंज होता है, इसे मार्क करो, ठीक है। ये फोर्स्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है। और ओमेगा क्या रहता है, ओमेगा तो सेम है √k/m। कोई बताएगा ऐसा क्यों है ओमेगा सेम हो गया? क्योंकि वैसे तो ओमेगा चेंज हो रहा था, पर मैंने जाके फोर्स लगा के उसे मेंटेन करवा दिया, तो टाइम पीरियड विल रिमेन, मेरी वजह से, फोर्स की वजह से सेम है। और आपने एक चीज नोट की, ये देखो फोर्स के ब्रैकेट में साइन के अंदर क्या था, ओमेगा टी। ये ओमेगा किसका था, फोर्स का ओमेगा। और पेंडुलम या जो स्विंग है मेरे हिसाब से मूव करेगी, तो मेरा जो आंसर ओमेगा का आएगा वो क्या होगा, जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो मेरी फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा नॉट उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, √k/m। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है मेरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, मैं ये चाहता हूं, ध्यान से देखना, मैं ये चाहता हूं कि फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो जाए, क्योंकि मैंने फोर्स लगाई ना भाई, फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो जाए। लेकिन अगर मैं फोर्स ना लगाऊं, डैम्पिंग में ना हो, तो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, √k/m। तो अब यहां पर टसल हो जाती है, मेरी लड़ाई हो जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहती है ओमेगा नॉट होना चाहिए, डैम्पिंग उसका ओमेगा नॉट खराब कर देती है, पर मेरी फोर्स क्या चाहती है कि मेरा ओमेगा फॉलो हो, ठीक है, मेरा टाइम पीरियड फॉलो, क्योंकि मेरी मर्जी ना, मैं कितनी फोर्स लगाऊंगा वैसे स्विंग ने मूव करना है। मैं ज्यादा लगाऊंगा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मैं कम लगाऊंगा टाइम पीरियड घट जाएगा, कैसे भी हो सकता है। तो अब यहां पर लड़ाई हो गई। अब वो कह रहे हैं कि इस केस में इन फोर्स्ड ऑसिलेशन एनर्जी लॉस ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स इज कंपनसेटेड बाय द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। कंपनसेट हो रहा है, जो लॉस हो रहा है मैं उसको कंपनसेट कर रहा हूं फोर्स लगा के। द ऑसिलेशन विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आर देयरफॉर सस्टेन्ड। वगैरह एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाता है, इसमें मैं मेंटेन कर देता हूं। लेकिन अब वो कह रहे हैं इफ वी वेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मैं अपनी ओमेगा की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूं, एम्पलीट्यूड चेंजेस एंड बिकम्स मैक्सिमम। वो कह रहे हैं कि मेरे ओमेगा लगाने पे डिपेंड करता है कि वो पेंडुलम कितनी दूर जाएगा। मैं ज़्यादा लगाऊंगा कम लगाऊंगा, क्योंकि मेंटेन तो मैंने करना है, एम्पलीट्यूड तो मेरे हिसाब से चलेगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर जो नया ओमेगा आया था सॉल्व करके, लेट अस सपोज ये फॉर्मूला है, हाँ यहां से देखते हैं, ये फॉर्मूले से देखो। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर सपोज करो कि मैंने अपना ओमेगा लगाया और मेरा जो ओमेगा अप्लाइड फोर्स है वो इसके इक्वल हो गया, वो इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब इस केस में इस कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। अब रेजोनेंस का मतलब क्या है, इसको एक बार समझते हैं। देखो इसके अंदर रेजोनेंस का मतलब ये है, इसके अंदर ये जो ओमेगा का फॉर्मूला चलो इसे मेंशन किया हुआ है, ये ओमेगा की वैल्यू विद डैम्पिंग थी, याद करो मैं लिखवाया भी था अभी, विद डैम्पिंग ये फॉर्मूला है। तो अब बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि मैंने जो ओमेगा लगाया, ठीक है, वो ये ओमेगा लगाया, डैम्पिंग के हिसाब से ओमेगा क्या आना चाहिए था, ओमेगा डैश ही आना चाहिए था।
और मैंने क्या किया, मैंने जो फोर्स लगाई और जो मैं चाहता था कि ओमेगा की वैल्यू ओमेगा रहे, लेकिन डैम्पिंग चाहती है, डैम्पिंग और एसएचएम चाहता है ओमेगा डैश, और चलो मैंने उतना ही लगाया ताकि ऑसिलेशन मेंटेन रहे, कम से कम इससे कम ना जाए। तो मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल कर दी। तो मैंने एडजस्ट किया, मैंने कहा ठीक है यार, डैम्पिंग के हिसाब से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी पर, या ओमेगा डैश थी, ये रही इसकी इक्वल थी, और मैंने फोर्स ऐसे लगाई कि ओमेगा जनरेट हो जाए। और मैंने कहा ठीक है यार, जो तू कह रहा है ठीक है, डैम्पिंग का ओमेगा और मेरा ओमेगा बराबर करो ताकि एम्पलीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा सेम रहे। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। जब दो चीज़ें सेम हो जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी का सेम हो जाती है, उसे बोलते हैं रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने रेजोनेंस किया, मैंने एडजस्ट किया, तो मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी उस डैम्पिंग की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करवा दी। अब जब मैंने ऐसा किया तो उस केस में ये ओमेगा की वैल्यू मैंने भी लगाई और होनी भी इतनी चाहिए थी। ठीक हो गया। अब इससे हुआ क्या, ठीक है, इसे रेजोनेंस बोलते हैं, बात समझ में आ गई। इससे फिर क्या हुआ, कोई पूछता है फिर हुआ क्या, मतलब प्रैक्टिकली बताओ ना, धक्का मार के हुआ क्या, समझ में नहीं आई मुझे आपने क्या लगाया। अब देखो एक स्पेशल केस है, वो कह रहे हैं कि अगर मान लो स्मॉल डैम्पिंग, हल्की सी एयर की फ्रिक्शन है, बहुत ही कम है, बहुत कम है ना, बी को 0 कर देते हैं, छोड़ दो, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ओमेगा नॉट। उस केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, ओमेगा नॉट। तो अब देखो 3 ओमेगा हो गए, एक ओमेगा कौन सा है, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट का मतलब है वो फ्रीक्वेंसी जब डैम्पिंग नहीं थी, जब मेरी फोर्स भी नहीं थी, इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक ओमेगा चेंज हो गया ओमेगा डैश, यानी कि ओमेगा डैश का मतलब विद डैम्पिंग हो गई, ये तो चेंज होनी थी, डैम्पिंग है। और एक ओमेगा मेरा ओमेगा जो मैंने फोर्स लगाई थी, मेरे अकॉर्डिंगली ओमेगा ये होना चाहिए था। और अगर डैम्पिंग बहुत छोटी है, डैम्पिंग ऑलमोस्ट है ही नहीं, तो फिर मुझे पता है कि ये दोनों तो बराबर हो ही जाएंगे, क्योंकि डैम्पिंग का इफेक्ट तो मैं ले ही नहीं रहा। फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ओमेगा डैश एक ही बात है। और ऊपर से जो मैंने फोर्स भी लगा दी, जो मैंने फोर्स लगाई, और मैंने भी क्या कहा, चल ठीक है, जो तुम्हारा ओमेगा वो मेरा ओमेगा सेम कर दो। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने ओमेगा डैश जो रखा वो क्या रखा, ओमेगा नॉट के इक्वल रखा। तो ये स्पेशल केस है, लेकिन ये तब केस बनेगा जब डैम्पिंग इज वेरी वेरी स्मॉल। एंड रेजोनेंस अकर्स व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा नॉट, और मेरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा और ओमेगा नॉट आपस में क्या कर गया, मैच कर गया। तो सिस्टम भी ओमेगा नॉट के साथ घूमना चाहता है, और मैंने जो फोर्स लगाई वो भी मैं कहता हूं ठीक है, मैं भी तेरे ऊपर फोर्स लगाऊंगा, और मैं भी वैसे ही लगाऊंगा जैसे तू घूमना चाहता है, ओमेगा। अब ऐसे केस में जो ग्राफ है वो प्लॉट किया गया, किसका, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। और ये देखा गया कि जिनमें डैम्पिंग लार्ज है तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ये ओमेगा, कौन सा ओमेगा, ये फोर्स का ओमेगा जो मैंने लगाया। और जब मैं ओमेगा लगाता हूं ओमेगा नॉट के साथ तो एम्पलीट्यूड काफी हाई आता है, लेकिन अगर डैम्पिंग बहुत छोटी है तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं इसका ना प्रैक्टिकल मतलब समझाता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या है ये। पहले प्रैक्टिकल मतलब समझ लो। देखो, एक बच्चा झूला ले रहा है, ठीक है, पेंडुलम है, झूला ले रहा है। हुआ क्या, 2 एग्जाम्पल दूंगा, रादर 3 एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा आपको, एक क्लियर वे की चीज, फिर मैथ से समझाता हूं। एक बच्चा झूला ले रहा है, वो ना इस तरफ जा रहा था, मैं गया, मैंने कहा तू उस तरफ जा रहा है, चल मैं फोर्स भी उस तरफ लगा देता हूं, मैंने भी फोर्स उधर लगा दी। अब जिस बच्चे ने इधर आना था वो कुछ ज्यादा ही आगे चला जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है उसकी रस्सी टूट भी जाए। देखो मैं फोर्स सही नहीं लगा रहा, जब वो इधर जा रहा है मैंने कहा मैं भी इधर लगा दूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम दोनों की क्या हो गई, सेम हो गई, रेजोनेंस हो गई ना। जो वो चाह रहा है मैं भी वही कर रहा हूं, जबकि मेरे को लगाने की जरूरत नहीं थी, पर लेकिन मैंने कहा ठीक है तू इधर जा रहा है मैं भी इधर जाता हूं, तो ओमेगा और ओमेगा नॉट एग्जैक्टली सेम कर दिया, तो एम्पलीट्यूड कुछ ज्यादा ही आ सकता है। वो बच्चा अगर यहां तक जा रहा है स्विंग लेते हुए, अब वो यहां तक जा सकता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बिकम्स लार्ज। जब ओमेगा और ओमेगा नॉट मैच कर जाते हैं तो एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाता है। तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है। और तो डैम्पिंग भी नहीं है, फिर तो वो बच्चे को इधर बिना डैम्पिंग के साथ तो बच्चा इधर से जा रहा था, क्योंकि एयर की रेजिस्टेंस को बहुत दूर तक जाने दे नहीं रही थी। लेकिन डैम्पिंग भी नहीं है तो बच्चा अपने आप ही इधर तक जाएगा। ऊपर से मैंने फोर्स लगा दी,
डैम्पिंग में नहीं फोर्स लगा दी, अब तो इधर तक जाएगा, तो एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा हो सकता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ब्रिज है, ब्रिज में जब आर्मी वाले मार्च करते हैं और जब ब्रिज क्रॉस होता है उनको इंस्ट्रक्शन होती है ब्रिज लेफ्ट राइट लेफ्ट के साथ मार्च करके नहीं जाना, ब्रिज तोड़ दोगे। 100 की बटालियन अगर लेफ्ट पैर मारेगी तो यार पूरा जोर पड़ जाएगा लेफ्ट का, और जोर पड़े तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम यह है कि झूला झूल रहा है हवा में, एसएचएम। सोचो बाय चांस सिचुएशन समझो, अगर झूला नीचे जा रहा था ओमेगा नॉट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, और सोल्जर ने सबने लेफ्ट उस टाइम रखा जब वो नीचे जा रहा था ओमेगा, अब झूला नीचे जा रहा है, सोल्जर ने भी सारा लेफ्ट का लेफ्ट रख के उसको नीचे भेज दिया, तो ब्रिज बहुत नीचे जा सकता है। बहुत नीचे जाने का मतलब अब वो टूट सकता है। हम बोलेंगे रेजोनेंस हो गई, कि भाई रेजोनेंस हो गई, सोल्जर्स की जो फ्रीक्वेंसी थी नीचे भेजने की वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई, मेल खा गई, एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा। और लार्ज एम्पलीट्यूड तो बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा समझते हो, पुल बहुत नीचे जाएगा, टूट जाएगा भाई। लार्ज का मतलब एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट, वो टूट सकता है। बिल्कुल होता है, ट्रैम्पोलिन में ऐसा होता है, बिल्कुल, तभी तो उछल उछल के जाता है ट्रैम्पोलिन, लोगों को भी वो फेंकता है। तो उनको लेफ्ट राइट लेफ्ट कहते हैं ताकि ब्रिज की फ्रीक्वेंसी कहीं इसके साथ मैच ना कर जाए, तुम्हारी एक्सटर्नल फोर्स के साथ मैच ना कर जाए, तो एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाता है। तो अब एक चीज देखो, ये ग्राफ समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाए, मेरी फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, उसको क्या बोलते हैं, क्या हो गई, रेजोनेंस हो गई। और एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़े का मतलब पुल टूट भी सकता है, रस्सी छूट भी सकती है, बच्चा गिर भी सकता है, और उसी तरीके से पुल टूट भी सकता है। बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, बॉम्ब एक्सप्लोजन सबसे पहली चीज क्या होती है, घरों के शीशे टूट जाते हैं, घरों के शीशे वाइब्रेट कर रहे हैं हल्की साउंड से, अंदर बाहर ऐसे, ठीक है, टू एंड फ्रो साउंड आई। सोचो एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि अब वो तो चलो बहुत हल्के वाइब्रेट कर रहे हैं, साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत एनर्जी है उसके पास। अब वो क्या, उसने क्या किया, उसने ग्लास के पार्टिकल को कहा कि देख मैं तेरे पे फोर्स लगाऊंगी तो मेरे के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। और सोचो क्या हुआ, ग्लास का पार्टिकल जब इधर जा रहा है, साउंड ने कहा कि तू उधर ही चल लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जा। सोचो अगर वो मैच कर गई, साउंड की एनर्जी चाहते हैं वो इधर जाए और वो तो पहले इधर जा रहा था, अब एम्पलीट्यूड लार्ज हो गया, ग्लास से निकल के पार्टिकल बाहर आ जाएगा कि शीशा तोड़ देगा आपका। और ऐसा होता है, इतनी जबरदस्त साउंड होती है कि ग्लास का पार्टिकल कुछ कर नहीं पाता, फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं उसे, और रेजोनेंस में आना पड़ता है ग्लास के पार्टिकल को, जिससे कि ग्लास का पार्टिकल हाई एम्पलीट्यूड कर लेता है और वो टूट जाता है, और टूटते हैं शीशे। ठीक, तो ये केस है, इसमें यही डिस्कस किया हुआ है। अब वो कह रहा है इस केस में सम डैम्पिंग इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मैकेनिक्स या मैकेनिकल सिस्टम, एम्पलीट्यूड फाइनाइट। तो हम क्या करते हैं, हम जानबूझ के डैम्पिंग लेके आते हैं। ये अजीब बात है आपको कि ये क्या है, जब मशीनरी बनेगी, मान लो स्प्रिंग मास सिस्टम है, तुमने गाड़ी के स्प्रिंग ऐसे लगा दिए, खतरनाक स्प्रिंग लगा दिए, खड्डा आया और देखो ना स्प्रिंग एकदम बिना डैम्पिंग ऊपर, तुम तो यार उछल उछल के गाड़ियों में छतों पे जाके लगोगे। तो वहां जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उस पर डैम्पिंग प्रोड्यूस करते हैं, स्प्रिंग में तेल भी डाला जाता है ताकि ये कहीं ज्यादा उछल ही ना जाए। तो बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं जिससे कि वो ऑप्टिमम ही एक्सपैंड हो, ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डैम्पिंग यहां पर जरूरी है। ट्रैम्पोलिन बन जाएगी आपकी कार की सीट्स, उछल उछल के ऊपर जाते जाओगे, समझ आ रहा है? तो डैम्पिंग जरूरी है। बहुत मैकेनिकल सिस्टम के अंदर जहां टू एंड फ्रो मोशन है वहां पर डैम्पिंग की जाती है। तो नेक्स्ट है, हाउ एवर द एम्पलीट्यूड में बिकम वेरी लार्ज। ये देखो ऐसा हो भी जाता है कि एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है। इफ डैम्पिंग इज स्मॉल, डैम्पिंग छोटी है तो एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाता है। एंड अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी इज वेरी क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के साथ मेल खा जाती है, तो एम्पलीट्यूड लार्ज जो कि इनफाइनाइट भी हो सकता है। दिस अफेक्ट इज इंपॉर्टेंट इन डिजाइनिंग ब्रिजेस एंड अदर सिविल कंस्ट्रक्शन। जो हाईवे बनते हैं, पुल बनता है, खड़े होकर देख लो, कांपता है पुल, खड़े हो जाओगे वाइब्रेशन फील कर पाओगे पुल के ऊपर, खड़े होकर देख, घर का पुल है, खड़े होकर देख लो, पता लग जाएगा किसी भी पुल के ऊपर जब गाड़ियां निकलती हैं वाइब्रेशन होती है जबरदस्त। अब सोचो ना, वही आर्मी वाला एग्जाम्पल है, ब्रिज ऊपर नीचे जा रहा है, गाड़ियां भी सही नीचे, पुल तोड़ देंगी यार।
तो कहीं ना कहीं डैम्पिंग ज़रूरी है, कहीं ज़्यादा ही ट्रैम्पोलिन ना बन जाए, उछल उछल के गाड़ियाँ भी जाएं और पुल भी उछल जाए, तो एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज नहीं होना चाहिए। तो डिज़ाइनिंग के अंदर काम आता है। 1940 आज़ादी से पहले तो टोकोमा नैरोज ब्रिज है, वॉशिंगटन के अंदर बनाया गया था, ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया, नेट पे पढ़ भी लेना। 4 महीने बाद माइल्ड विंड चली, हवा चली, ब्रिज टूट गया हवा चलने से। अब कैसे? ब्रिज झूल रहा है हवा में, हवा ऐसी चली कि वो फोर्स लगा गई। जब ब्रिज नीचे जा रहा था, हवा का प्रेशर ऐसे बना कि उसने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मेल खा लिया, रेजोनेंस हो गई और उसको नीचे तक ले गई, पुल ही टूट गया। तो इसलिए डैम्पिंग जरूरी है। ठीक है यहां तक? तो रेजोनेंट वाइब्रेशंस क्या होती हैं? तो हमने क्या किया? हमने किया एसएचएम, फिर हमने किया डैम्पिंग विद एसएचएम, फिर हमने किया फोर्स्ड वाइब्रेशंस। रेजोनेंट वाइब्रेशंस है स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन में जब आपकी फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल के साथ मैच करती है और एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाता है, उसे बोलते हैं रेजोनेंट वाइब्रेशंस हो गई, रेजोनेंस हो गई। और एम्पलीट्यूड ऐसे केस में क्या हो जाता है? लार्ज। लार्ज को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। तो एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस है, ट्यूनिंग फोक इज वाइब्रेटेड, अनदर ऑब्जेक्ट इन नेबरहुड वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी। सोनोमीटर की तार और ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी मेल खा जाती है, वो रेजोनेंस हो गई। जैसे ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट्स इन रेजोनेंस कॉलम व्हेन वाटर लेवल इज एडजस्टेड, साउंड लेवल जो है वो लाउड साउंड सुनाई देती है। रेजोनेंस कॉलम बताया था ना, जब नोट एंटी नोट प्रॉपर बन जाते हैं, साउंड एकदम गूंजती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई। सोल्जर्स आर ऑर्डर्ड टू मूव आउट ऑफ स्टेप व्हाइल क्रॉसिंग द ब्रिज। तो ये इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए।